नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त उत्तराखंड प्राइम का है। उत्तराखंड राज्य में लगातार कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं और पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो 725 नए मामले आए। वहीं 9 मरीजों की जान गई और 508 लोग ठीक हुए। फिलहाल राज्य में 5,934 सक्रिय मरीज हैं। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 81,211 है और अब तक 1,341 लोगों की जान जा चुकी है। 24 घंटे में मिले कुल संक्रमितों में देहरादून जिले में 256 कोरोना मरीज मिले हैं, नैनीताल में 115 और इसी तरीके से अलग अलग जिलों के अलग अलग आंकड़े सामने आए हैं। जाहिर है एक बार फिर कोरोना जो है वो रफ्तार पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो प्रदेश में 5,934 एक्टिव केस हैं। देहरादून में 24 घंटे में 256 नए मामले आए हैं। तो उत्तराखंड में 24 घंटे में 725 नए मामले कोरोना के आए। और हरिद्वार में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से बढ़ रहे मामलों से चिंता भी बढ़ने लगी है और कोरोना के देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों में जागरूकता बढ़ाने का जिम्मा उठाया है। साथ ही जरूरी संसाधन अपनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। तो कोरोना को लेकर शासन प्रशासन की जो चिंता है वो एक बार फिर बढ़ने लगी है। हरिद्वार में भी कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि लोगों को जागरूक करने के लिए अलग अलग अभियान चलाए जा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का ताकि पालन हो, मास्क ज़रूर लगाना हो और कोरोना से बचने की जो सावधानियां हैं वो अपनाने की बार बार अपील की जा रही है। तो अब अलग अलग कार्यक्रम चलाए जाएंगे लोगों को जागरूक करने के लिए ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके और इससे बचा जा सके। हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है जो कोरोना का। जैसे बीच में तो पहले काफ़ी ज़्यादा केस आ रहे थे हरिद्वार ज़िले में, जिसमें हमने काफ़ी ज़्यादा सैंपलिंग की। डीएम सर का भी काफ़ी अच्छा इंस्ट्रक्शन था जो लोगों ने उसका पालन किया और हमारी सैंपलिंग लगभग अभी 2500 से लेके 3000 तक का पर डे का हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग जैसे अभी बीच में तो पहले जितना ज़्यादा आ रहे थे तो बीच में काफ़ी कम हो गए थे, लेकिन इधर थोड़ा सा बढ़ा है। जैसे पहले 18, 17, 15 इसके आसपास आ रहे थे 2000, 2500 का जांच रिपोर्ट पे। अभी उतने ही रिपोर्ट पे 50 के रेंज में आ रहे हैं या कभी 40, कभी 35 भी आ रहे हैं, तो बढ़ रहे हैं थोड़ा। तो उसके लिए हम लोग पूरी तरह से अलर्ट हैं और लोगों को यही कहना चाहेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, मास्क का हो गया, तो मास्क लगाना बहुत ही ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है कि 2 मीटर का दूरी बना के रखें, हाथ को सैनिटाइज करें और बिना वजह का बाज़ार में या कहीं भी नहीं जाएं और अपना भीड़ भाड़ वाली जगह से बचें। और देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। भारतीय सैन्य अकादमी में अंतिम पग भरते ही 325 नौजवान भारतीय सेना का हिस्सा बन गए। इसके साथ ही 70 विदेशी कैडेट भी पास आउट हुए और भारत माता तेरी कसम तेरे रक्षक बनेंगे हम और आईएमए गीत पर कदम ताल करते जेंटलमैन कैडेट ड्रिल स्क्वायर पर पहुंचे। लोगों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। उपसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एसके सैनी ने परेड की सलामी ली। तो देश को 325 सैन्य अफसर मिले, 70 विदेशी कैडेट भी पास आउट हुए। तो भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। कोविड-19 नियमों का यहां पे पूरा पालन हुआ। जो कैडेट थे उन्होंने पूरी सावधानी बरती, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हुआ, मास्क में हर कोई नजर आया। तो कोविड-19 के जो नियम है उनका पालन हुआ पासिंग आउट परेड में
325 सैन्य अफसर देश को मिले। और उत्तराखंड के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने पौड़ी जिले के अधिकारियों से जिले की विकास कार्यों की जानकारी ली। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि जिला योजना में अवमुक्त बजट के सापेक्ष 79% का बजट जिला योजना में खर्च किया जा चुका है, जो कि कोरोना काल में शासन प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, विकास कार्यों की जानकारी ली और उनमें गति लाने के लिए भी कहा। इसके अलावा यह भी कहा कि गुणवत्ता का ख्याल रखें, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जहां गलती की वहां पे एक्शन लिया जाएगा। तो जिले में चल रहे विकास कार्यों की कृषि मंत्री ने यहां पे जानकारी ली और अधिकारियों को भी यह हिदायत दी कि अपना काम पूरी जिम्मेदारी से करें, कहीं पे भी किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। 29.86 करोड़ था, जिसके अगेंस्ट 65.97 लाख रुपया अवमुक्त हुआ जिलाधिकारी के निवर्तन पे, और जिसमें उन्होंने तकरीबन 96% पैसा मेरे अनुमोदन के बाद विभिन्न विभागों को रिलीज किया जा चुका है। और विभिन्न विभागों को रिलीज करने के बाद जो उपलब्धि है वो 79.61% है। तो 79.61%, ऑलमोस्ट 80% हुआ। ये जो एक्सपेंडिचर है ये अपने आप में इस बात को दिखाता है कि प्रगति संतोषजनक है। और नए नए इनोवेशन पे जिस तरह से जनपद में काम हुआ है, चाहे वो ALF एम्बुलेंस हो, चाहे वो आपका पार्क का जो एक थीम पार्क यहाँ पर बनाया गया वो है। हरिद्वार में आयोजित होने वाले कुंभ के तहत यहां के मठ मंदिरों के जीर्णोद्वार और सौंदर्यीकरण की मांग की गई है। सूबे के मुख्यमंत्री ने इस पर आश्वासन भी दिया। 1 साल बीतने को है, लेकिन इस मांग पर शासन स्तर पर कोई पहल नहीं हुई। इस मद में कुंभ मेला प्रशासन के द्वारा बजट की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। कनखल में भगवान शिव की ससुराल समेत कई पौराणिक और सिद्ध स्थान हैं। संतों को उम्मीद थी कि कुंभ में आय निधि में इन मठ मंदिरों का भी जीर्णोद्वार होगा। ऐसे में कुंभ आने को है और भैरव मंदिर के महंत कौशलपुरी महाराज को भी उम्मीद है कि आने वाले कुंभ में इन स्थानों पर सरकार जल्द संज्ञान ले और आगामी कुंभ के लिए सरकार को संतों का आशीर्वाद सदा मिलता रहेगा। तो इस बात का भी यहां पे जिक्र किया गया कि सरकार शासन प्रशासन इसे गंभीरता से ले। कुंभ मेले से मंदिरों को धनराशि की मांग की गई है, सरकार को संतों का आशीर्वाद सदा मिलता रहेगा, ऐसा भी कहा गया और कहा कि सरकार को गंभीरता से इन विषयों पे विचार करना चाहिए जो संतों ने सरकार के सामने रखी हैं। सब मठ मंदिरों का सौंदर्यीकरण किया जाए और सभी प्रशासन से अनुरोध है हमारा कि जल्दी से जल्दी कार्य संपन्न किया जाए। कुंभ मेला आगामी बस कुछ क्षणों में शुरू होने वाले हैं। सभी भक्त श्रद्धालु आने शुरू हो गए, तो उसकी पूर्णता भव्यता और कुंभ मेले का संयोजक सभी कार्य संपन्न करें कुंभ से पहले। कनखल स्थित रासा रोड़ी कनखल हरिद्वार। और किच्चा के पंतनगर हवाई अड्डे का विस्तारीकरण कर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाए जाने की मुहिम शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने कैबिनेट में 1 प्रति एकड़ के हिसाब से 1100 एकड़ जमीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए दी है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पंतनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने पर नाराजगी जाहिर की। उधर किच्चा के विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि किच्चा विधानसभा में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनता है तो उत्तराखंड का पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा। इससे क्षेत्र का विकास होगा। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को जाने वाले दिल्ली जाने की वजह से पंतनगर एयरपोर्ट से विदेश जा सकेंगे। यानी उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो जाहिर है इसकी सहूलियत यहाँ के लोगों को भी होगी और क्षेत्र का विकास भी होगा। पर्यटक सैलानी के रूप में आएंगे, उद्योग जगत को एक सुविधा मिलेगी, पूरे विश्व के बाज़ार से जुड़ने का अवसर मिलेगा, आने जाने में आवागमन में सुविधा होगी। मुझे हैरत हो रही है कि इस काम के लिए इसके लिए भारत सरकार ने 2400 करोड़ रुपए दिए हैं जो हमारे उधम सिंह नगर में इन्वेस्ट होंगे।
ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो मुख्यमंत्री रहे हैं और इसी इच्छा से चुनाव लड़ने भी आए थे, हरीश रावत जी, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि उन्होंने इसका सरासर विरोध किया है। अखबार में बाकायदा बयान दिया है कि यहाँ स्थापित नहीं होना चाहिए। और उन्हीं के रिश्तेदार जो उपनेता हैं विधानसभा में प्रतिपक्ष के, करण महाराज जी, वो तो एक कदम और आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा नहीं बनना चाहिए, इसलिए कि ये उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ ज़िला है। मैं बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए ज़िले हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कोई विकास कार्य नहीं होंगे क्या? क्या है कांग्रेस पार्टी का स्टैंड? बताएं प्रीतम सिंह जी, अध्यक्ष हैं आप बताइए कि आपके पूर्व मुख्यमंत्री जो आपके यहाँ से विधानसभा के प्रत्याशी थे, लोकसभा के प्रत्याशी थे, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय महासचिव हैं, और दूसरे करण महारा जो इस समय विधायक हैं आपके रानीखेत से और उपनेता प्रतिपक्ष हैं, इन दोनों ने अखबारों में बयान दिया है कि रुद्रपुर किच्छा के पास 15 की भूमि में एयरपोर्ट नहीं बनना चाहिए। क्या ये कांग्रेस पार्टी भी से सहमत है? क्या ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है? स्पष्ट बताएं ताकि जनता तय करे कि ये विकास विरोधी जो पार्टी है कांग्रेस, जो इस राज्य के विकास में बाधक बन रही है, जो हवाई अड्डे के निर्माण में बाधक बन रही है, जो रुद्रपुर किच्छा में जो और हल्द्वानी में जो आमूलचूल परिवर्तन होगा इस हवाई अड्डे बनने के बाद, उसमें जो बाधा खड़ी कर रही है, ऐसी पार्टी का बहिष्कार करने का निर्णय जनता लेगी। जनता सिर्फ जानना चाहती है कि इन नेताओं के व्यक्तिगत विचार हैं या ये कांग्रेस पार्टी के विचार हैं। और यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। और ओली में हिमपात हुआ, इसका लुत्फ उठाने के लिए इंटरनेशनल विंटर डेस्टिनेशन के रूप में मशहूर ओली में बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं, जो पर्यटक हैं और एशिया की सबसे खूबसूरत रोपवे से पर्यटक यहां का लुत्फ उठा रहे हैं। तो प्रकृति और सीधी बर्फबारी का लुत्फ उठाया जा रहा है। आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि कैसे ओली में बर्फ की सफेद चादर बिछी है। तो मौसम ने यहां पे पूरी तरीके से करवट ली और बर्फबारी से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि स्थानीय लोगों के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं, परेशानियां हैं, लेकिन जो पर्यटक हैं वो इस मौसम का, इस बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। देश प्रदेश से यहां पे पर्यटक पहुंचे। और उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश हुई है। राजधानी देहरादून, मसूरी, डोईवाला, हरिद्वार, पौड़ी समेत कई जिलों में सुबह से रुक रुक कर बारिश हुई। मौसम में आए इस बदलाव से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इससे सर्दी बढ़ने की आशंका है। इसको देखते हुए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। साथ ही लोगों को सर्दी से बचने के लिए सावधान रहने के भी सुझाव दिए। तो उत्तराखंड के कई जिलों में देखिए 5 तस्वीरें आपके सामने, हरिद्वार, पौड़ी, जोशीमठ, मसूरी और डोईवाला की। मौसम ने कैसे करवट ली है, इन तस्वीरों को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है। बारिश रुक रुक के कई जगह हो रही है, तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और जाहिर है फिर ठंड बढ़ चुकी है। और डोईवाला विधानसभा के पहाड़ी क्षेत्र भोगपुर में सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस तक जाने वाली मुख्य सड़क पिछले 1 साल से टूट रही है, जिससे क्षेत्र के लोगों को कई तरह की परेशानियां हो रही। लोगों का कहना है कि खराब सड़क होने से आए दिन हादसे भी होते हैं। कई बार इसकी शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो इस सड़क को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां से गुजरने वाले लोग कितनी चुनौतियों का सामना करते हैं। आए दिन यहां पे हादसे होते हैं, कोई गिरता है, किसी को चोट आती है, कोई हादसे का शिकार होता है। कई बार लोगों ने शिकायत भी की कि इसका सुधार किया जाए, मरम्मत की जाए, नया बनाया जाए, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं। तो लोगों के सामने यहां पे परेशानी जो है वो सामने है। क्या दिक्कतें हैं? ये तो कई साल हो चुके हैं, अच्छा, पर 1 साल से ज्यादा ही परेशान है। तो क्या बता रहे हैं, क्यों नहीं बन रही सड़क? कुछ बताया किसी ने? बोल तो रहे कि मेटल पड़ गया, अब देखो कि ये पाइपलाइन उखड़ेगी पुरानी वाली और नई वाली में पानी चालू हो जाएगा तो रोड तो बढ़नी शुरू हो जाएगी। अब बोलते बोलते 1 साल तो ये बीत गया। कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही भैया, कुछ पूछो ना। हम तो कई बार बच्चों को उठाते हैं, जो गिरते हैं अच्छा, उठाने भी पड़ते हैं। बताओ, चोट लगती है बच्चों तो के। पानी की लाइनें भी सबकी डैमेज हो गई? हाँ, थोड़ा 2-4 लाइन रह रखी। रास्ते भी? हाँ, रास्ते में ही तो बोल रहे कि सरदार जी जिन्होंने ठेका ले रखा है, उन्होंने बोला कि 5-4 घर के लाइन और
फिट हो जाएंगे, उसके बाद पानी नई लाइन में चालू हो जाएगा, उसके बाद की तुम्हारी रोड शुरू हो जाएगी। और मसूरी के एक होटल की तीसरी मंजिल से गिरने से एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि देर रात युवक अपने दोस्त के साथ होटल के कमरे में रहा था और सुबह सड़क पर उसका मृत शरीर जो है वो मिला। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच की जा रही है। तो होटल की तीसरी मंजिल से युवक कैसे गिरा, अब ये एक बड़ा सवाल है। कैसे उसकी मौत हुई, चूंकि क्या ये हादसा है या फिर कोई साजिश है, इसका पता लगाने की कोशिश अब पुलिस कर रही है। थाने में एक फ़ोन आया था कि जो है एक बीचवुड होटल में जो है डेड बॉडी जो है पड़ी हुई है। सूचना पर मैं मौके पर आया तो ये बीचवुड होटल जो है में एक डेड बॉडी जो है नीचे रोड में पड़ी हुई थी और मालूम करने में पता चला कि जो है कल दो लड़के जो है देहरादून से जो है यहाँ पे होटल में ठहरने आए थे। तो उनसे मिलने के लिए स्थानीय जो है उसके 3 फ्रेंड जो है उनसे मिलने आए थे और इन लोगों ने रात में जो अपना खाना पीना खा के जो है उसके बाद जो है 3 दोस्तों में से जो 2 दोस्त वापस घर से ले गए थे, एक दोस्त जो है इनके साथ रुक गया। तो रात में जो इस कमरे में जो है 3 लड़के ठहरे हुए थे और करीब जो है ये घटना जो है 2 बजे से और 7-7:30 बजे के बीच की मानी जा रही है, क्योंकि 2 बजे के आसपास जो है ये लोग अपना खा पी के सो गए थे और 7:30 बजे जो है जो होटल का जो चौकीदार था उसने इस घटना की सूचना जो है इन लोगों को बताया कि आपके साथ जो ठहरे हुए थे जो लोग, उनमें से आदमी जो है नीचे जो है गिर के पड़ा हुआ है। और दिनेशपुर में 5 दिसंबर को हुई लूट का पुलिस ने खुलासा किया है। अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भट्ट और क्षेत्राधिकारी दीपशिखा अग्रवाल ने इस घटना का खुलासा किया। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भट्ट ने कहा कि बाइक लूट के बाद पुलिस की एक टीम गठित की गई थी। पुलिस टीम द्वारा लूट के स्थान के आसपास में लगे सीसीटीवी खंगाले गए। साथ ही मुखबिर की सूचना पर जयनगर से पुलिस की टीम ने दोनों लुटेरों को पकड़ा। दोनों लुटेरे बिलासपुर जिले के रामपुर के रहने वाले हैं। इनके पास से एक तमंचा और कई कारतूस भी बरामद हुए हैं। इसके अलावा लूटी हुई मोटरसाइकिल को भी बरामद किया। मुकदमा लिखवाया था। रात में 5 तारीख की रात में इनकी मोटरसाइकिल तमंचे के बल पर लूट ली गई थी। इस पर हमारी दिनेशपुर पुलिस और एसओजी की टीम के द्वारा लोकल जो हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम और उसके तहत इनके बारे में सूचना आई थी, तो इनको कल अरेस्ट किया गया है। 2 लड़के हैं, एक अर्शदीप और एक गुरुसेवक। इसमें से अर्शदीप का पहले का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, अभी हाल में ही जेल से छूट के आया है। मोटरसाइकिल इनसे बरामद की जा चुकी है। पुलिस टीम द्वारा बहुत अच्छा काम किया गया है, इसलिए उनको 1500 रुपये का इनाम देने की घोषणा की गई है। और रुड़की में नगर निगम के वाहन कूड़ा उठाने से ज्यादा कूड़ा बिखेरते हुए नजर आते हैं। इस लापरवाही के चलते इलाके में रहने वाले लोगों को कई तरह की दिक्कतें हो रही हैं। इस बीच नगर निगम के अधिकारियों के निर्देश के बाद भी इन कर्मचारियों की हरकतों में कोई सुधार नहीं हो रहा। इस मामले पर नगर निगम के सहायक नगर अधिकारी चंद्रकांत भट्ट का कहना है कि कूड़े के वाहन को ढककर ही लेकर जाने का नियम है, लेकिन कभी कुछ कर्मचारी लापरवाही करते हैं जिन पर हमारे कई तरह के जुर्माने लगाए जाते हैं। हालांकि रुड़की शहर स्वच्छता के मामले में प्रदेश के सबसे साफ सुथरे शहरों में गिना जाता है। जो हमारे शहर में कूड़े वाहन नगर पालिका ने छोड़ रखे हैं, ये अपना कार्य जो है सही समय पर नहीं कर पा रहे हैं। जो कार्य सुबह 6-7 बजे करीब होना चाहिए, वो कार्य ये 10 बजे 11 बजे 12 बजे तक इनकी गाड़ी खुले में, ऊपर कोई ढका हुआ नहीं होता है, पीछे सामान सब डाल के चलते हैं, कूड़ा उठाते हैं। उसके बाद में क्या होता है, जब ये सड़क पे चलते हैं, इनके पीछे जो यात्री होते हैं जो अपने ऑफिस जा रहे हैं, दुकान पे जा रहे हैं, उन सब के ऊपर कूड़ा गिरता है। अभी जो कूड़ा है, ये कूड़ा मान लो कोई कोरोना संक्रमित है, उसके घर से भी उठ रहा है, तो ये वो उसको भी उठा के लाते हैं। अब पता नहीं कौन सा कूड़ा नीचे गिर रहा है, उस जहाँ से जहाँ तक ये जा रहे हैं वहीं पर नीचे कूड़ा गिरता जा रहा है ये। तो इस तरफ नगर पालिका हमारा प्रशासन कोई ध्यान ही नहीं दे पा रहा है। जो वाहन जब डोर टू डोर कलेक्शन कर रहा है उस समय भी यथासंभव उसको ढक के रखेंगे, लेकिन क्योंकि वो इतना संभव नहीं हो पाता। लेकिन जब वो एक बार कलेक्शन कर लेता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, जहाँ हमारा कूड़ा निस्तारण क्षेत्र है वहाँ तक के लिए, तो जब वो हाईवे पे या रोड पे चल रहा होता है उस समय उसको ढक के जाना होता है।
सर यदि नहीं जाते सर उसमें कोई एनजीटी के कोई आदेश हो या कुछ कार्रवाई ऐसे हो सकती है? हाँ, निश्चित रूप से उसमें जिम्मेदारी सबकी तय होती है और हमने भी अपनी तरफ से बार बार इनको निर्देश भी जारी करते हैं जितने मेरे वाहन चालक हैं, क्योंकि ज़्यादातर वाहन चालक आउटसोर्सिंग वाहन चालक हैं, तो उनके ऊपर जो पनिशमेंट हम तय करते हैं, कई बार उनकी सैलरी काटने का आदेश होते हैं या हाफ छुट्टी लगाने का आदेश होते हैं, उनको फॉलो कराया जाता है ताकि वो इसके लिए बाध्य इसको मान के चलें और हमेशा ढक के ले जाएँ। फिर भी कभी कभार कुछ शिकायतें आती है लापरवाही की, तो उस पर इस तरह की कार्रवाई हम शास्त्री इन पर आरोपित कर देते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।